हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाकू जंक्शन। और हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ, दैट इज एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। एंड उसके हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। 3 पार्ट्स में मैंने वीडियो को बांटा हुआ है। एंड आज जो है मैं फोर्थ पार्ट में भी ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। फिर हम चैप्टर 2 पे जंप करेंगे। सो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर मैं बात करूं कि मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा दिया है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हमने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कवर किया। बिजनेस रिस्क कवर किया। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस रिस्क पूरा टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमने कवर किया था। अगर हमने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप, अगर आपने कोई भी नहीं देखी है, आप इस पे आए हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले जाके आप स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स देख के आओ, तभी आपको ये कोरिलेशन समझ आएगा। इस चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। तो आइए हम पार्ट 4, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसको स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था पार्ट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों का हम एक कंपैरिजन करेंगे कि इन तीनों में क्या फर्क है। एक डिफरेंशिएशन टेबल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, यानी कि बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है, ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सबसे पहला मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी, यानी कि शुरू कैसे किया जाता है। बिजनेस में देखो, हम लोग जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। लाइक बिजनेस को करने के क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या तरीके हैं। प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, यानी अकेला बंदा सब कुछ हैंडल कर रहा है। पार्टनरशिप भी हो सकता है। ये कंपनी के भी फॉर्म में हो सकता है। अब मैं अगर कंपनी की बात करूं, तो कंपनी बनाने के लिए आपको आप डायरेक्ट कंपनी नहीं खोल के बैठ सकते। आपको प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, जो कि गवर्नमेंट ने कंपनी को रजिस्टर करने के लिए रखी है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करा है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, इसीलिए इफ लगाया, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, तो उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आप स्टार्ट कर दो। मैं कंपनी की बात करूँ तो यस, यू नीड टू फॉलो सम लीगल फॉर्मेलिटीज जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर रखी है, वो आपको सारा फुलफिल करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन इज व्हाट, फॉर एग्जांपल मैं सीए का एग्जांपल आपको लेती हूँ। सबसे पहले अर्लियर आई वाज अ स्टूडेंट इंस्टीट्यूट की, उसके बाद जब मैं सीए मेरा बना, मैं कंप्लीट हो गई, देन अब मैं इंस्टीट्यूट की मेंबर बन चुकी हूँ। यानी कि मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगी कि मेरा अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने मुझे दिया था, आप उसको प्लीज कैंसिल कर दो, एंड अब मुझे मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करो। हर एक मेंबर का एक यूनिक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड मेंबरशिप नंबर। तो वो चाहे लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, उसे अपने इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप नंबर लेना पड़ता है। और अगर आपको अपना ऑफिस खोलना है, तो इसके साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। गॉट माय पॉइंट? एम्प्लॉयमेंट में क्या है जी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और सर्विस एग्रीमेंट मिल जाए, हम काम चालू कर देंगे। गॉट माय पॉइंट? अब नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। देखो, बिजनेस में क्या हो सकता है, गुड्स एंड सर्विस हम पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। प्रोफेशन इज टोटली बेस्ड ऑन सर्विस। लॉयर क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। सीए क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। डॉक्टर क्या करता है, अपनी सर्विस देता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशनल का मतलब भी यार अपने आप में एक एक्सपर्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विसेज को रेंडर करेंगे। रेंडर का मतलब क्या होता है, ये न्यू वर्ड है, इसका मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है प्रोवाइड करना। Got my point? Next, performing work as per service contract और rules of service. यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क है, जो आपके सर्विस एग्रीमेंट में लिखा है, जो एम्प्लॉयर आपको बता रहा है भैया वही आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट मैं बोलती हूँ क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए।
देखो बिज़नेस में कोई ऐसा सच है नहीं कि आपको एग्ज़ाम पास करके आप बिज़नेस में एंटर कर सकते हो। एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बिज़नेस चालू कर सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्रोफ़ेशन की बात करूँ अभी जस्ट पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था एक प्रोफ़ेशनल का मतलब एक एक्सपर्ट होता है। यानी कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मस्ट है। Qualification, expertise and training in specific field as profile prescribed by the professional body is a must. यानी कि जो भी मेरा इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीए हूँ तो जो मेरा इंस्टीट्यूट है दैट इज ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं उसके तहत मैंने क्या किया क्वालिफिकेशन ली एक्सपर्टीज ली और जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स वो कंडक्ट करते हैं वो कंप्लीट करती हूँ तब जाके मैं प्रोफेशन में एंटर हो सकती हूँ। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब नेचर जो है ना अगर मैं एम्प्लॉयर के लिए बात करूँ एम्प्लॉयमेंट में बात करूँ तो ये डिपेंड करता है केस टू केस पे अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर ज्वाइन कर रहा है किसी कंपनी को वो पढ़ा लिखा नहीं है चल जाएगा। अब एज अ सीए मैं अगर कहीं और काम कर रही हूँ तो दैट कम्स अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो दो चीज है अगर मैं एज अ सी अब अपना ऑफिस खोल के बैठ गई मैं खुद सब कुछ करूंगी मैंने अपना ऑफिस खोला यानी मैं अब खुद की बॉस हूँ दैट इज प्रोफेशन। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस है या फिर टीसीएस है इनको ज्वाइन करती हूँ यानी कि अब मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। ठीक है ये डीप एनालिसिस हम बता रहे हैं अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ तो यानी कि मैं एम्प्लॉयमेंट में ऑफ कोर्स अब इन्फोसिस वाले सीए हायर करे तो क्वालिफिकेशन उन्होंने सेटअप किया कि भैया आप सीए क्वालिफाइड होने चाहिए तभी तो मैं वहां पे जा सकती हूँ। यानी कि जो क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग है ना तो एम्प्लॉयर बताएगा यानी ये अलग अलग केस टू केस अलग हो सकता है। नेक्स्ट रिवॉर्ड और रिटर्न यानी कि इन तीनों चीजों में वापसी में क्या मिलेगा अल्टीमेटली तो पैसा ही मिलेगा बट हम वहां पे वो कीवर्ड यूज करेंगे। देखो बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोफेशनल को क्या मिलेगी प्रोफेशनल फीस एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है सैलरी या फिर वेजेस। ओके नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में डिपेंड करता है कि कौन सा साइज एंड नेचर क्या है बिजनेस का। प्रोफेशन में कैपिटल लिमिटेड चाहिए होती है क्यों क्योंकि देखो प्रोफेशनल में ना खुद एक सबसे बड़ा असेट है बिजनेस का सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वो खुद है। उसके अलावा उसे क्या चाहिए लैपटॉप लिया और चलो काम शुरू कर दिया एक छोटा सा ऑफिस लिया टेबल लिया चेयर से काम स्टार्ट कर दो है ना। सर्विस तो प्रोवाइड करने सर्विस में मेन इन्वेस्टमेंट वो खुद होती है ना। मेरे लिए अगर मैं सीए जैसे मैं सीए कंप्लीट करके आई मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए ट्रेनिंग करती हूँ नॉलेज यानी कि मैं अपने लिए सबसे बड़ी एसेट हूँ। मुझे इसके अलावा बस एक लैपटॉप दे दो टेबल चेयर लगा दो चलो मैं काम शुरू कर दूँ बस इतना ही मेरे को चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बट यानी कि यहाँ पे क्या होता है लिमिटेड कैपिटल से काम चल जाता है। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए होती है। अच्छा आप में से मुझे लगता है कुछ को मतलब ही नहीं पता कैपिटल का। कैपिटल का मतलब है जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में या फिर कोई सामान लेके आए बिजनेस में लगाने के लिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है अब एम्प्लॉयमेंट में क्या आप सैलरी ढूंढने के लिए क्या पहले मतलब एम्प्लॉयर को अपने जिसने आपको हायर किया है वो आपको काम पे रखे क्या इसके लिए आप 50,000 60,000 लाख रुपए देते हो क्या नहीं ना यहाँ पे तो आपको मिलता है। यानी इनिशियली आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कोई पैसा नहीं लगता एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट रिस्क भैया किसमें होता है तो सबको पता है बिजनेस में ही होता है रिस्क क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी भरी होती है कल को क्या हो जाए पता नहीं। कोरोना जब आया था कितने बिजनेस ठप हो गए और कितने ग्रोम भी कर गए। नहीं बिजनेस में रिस्क तो है यानी कि बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना बिजनेस के कंपैरिजन में कम रिस्क होता है यानी थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि जनरली जब हम क्लाइंट्स बन जाते हैं हमारी फीस रेगुलर ही रहती है मोस्टली बट बिजनेस में नहीं होता ऐसा। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ यहाँ पे रिस्क है ही नहीं। यहाँ पे रिस्क कितना किसका है आपके एम्प्लॉयर का। यहाँ पे आपको फिक्स्ड और रेगुलर पे मिलता है ना तो यहाँ पे रिस्क नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मैं अपना काम क्या किसी और को सौंप सकती हूँ या फिर अपना आपको किसी और को। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस की बात करूँ बिजनेस सेल होते हैं आपने न्यूज पढ़ी होगी कि फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट बिक गया फ्लिपकार्ट ने इसको खरीद लिया न्यूज आप सुनते हो है ना। यानी कि बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एक बात बताओ प्रोफेशनल के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर भैया मैंने नॉलेज ली है मेरे पास डिग्री है तो मैं ही कर पाऊंगी काम कोई दूसरा बंदा मेरे काम को नहीं कर पाएगा।
अनलेस एंड अनटिल उसके पास सेम क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रोफेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसफर कर सकूं मैं अपना काम किसी और को, बट बिजनेस में ये पॉसिबल है, प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइज नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, सीए की डिग्री सब कुछ मैंने लिया है ना। अब अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बोल सकते कि मेरी जगह आके ये काम करेगा, और उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे हो। अब मान लो आप एज ए सीए इन्फोसिस में आपने ज्वाइन किया और आप कह रहे हो किसी बीकॉम वाले को ये मेरी जगह काम करेगा, भैया आपका एम्प्लॉयर अलाउ ही नहीं करेगा, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, उसने आपको रखा है मतलब आप ही काम करोगे, है ना। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, मैं फिर से एक सिंपल लाइन में बता देती हूँ कि जो भी प्रोफेशन के केस में बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल को कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट, कि आपको चीजें कैसे चलानी है, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के केस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, कोई फॉर्मल वो नहीं है कि आप ऐसे ही चलाओगे, आपने ऐसे नहीं चलाया तो ये हो जाएगा, है ना। यस, लीगल इलीगल चीजें गवर्नमेंट पकड़ेगी, मॉरल इमोरल आप जो चीजें कर रहे हो गवर्नमेंट पकड़ेगी, बट अगर मतलब ये नहीं बताया कि आपको इस बिजनेस को करने का तरीका आपको ये फॉलो करना है ना, ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर नहीं बनाया। बट प्रोफेशन के केस में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको हर चीज हमें बताती है, विजिटिंग कार्ड कैसे छपवाने हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स आप दे सकते हो, आपको अगर एडवर्टीजमेंट करनी है तो कितने मतलब क्या एक्सटेंड तक आप कर सकते हो, आपके बोर्ड का साइज क्या होगा, सब कुछ हमारे कोड ऑफ कंडक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है भैया, जो एम्प्लॉयर बोलते वही आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी एम्प्लॉयर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए डेवलप किए हैं वो सारे क्या आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। अब एग्जाम्पल भैया, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, बिजनेस मतलब शॉप, फैक्ट्री, प्रोफेशन में लीगल यानी कि लॉयर, मेडिकल प्रोफेशन यानी कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए। एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे भी आप जॉब करो, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट में, किसी फैक्ट्री में, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज, अब एकदम डिफरेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक का जो पढ़ा वो एकदम अलग है, अब हम अलग बिल्कुल जा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, कि बिजनेस को कितने में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, आई होप आपको विजिबल होगा। ओके, यस, देखो जो बिजनेस है इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू, फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री को तीन में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर उसको फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे कॉमर्स को ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब आप करोगे मैम क्या बोले जा रही, चलो अब एक एक करके डिस्कस स्टार्ट करते हैं। देखो, बिजनेस को इंडस्ट्री और कॉमर्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जहां पे प्रोडक्शन और प्रोसेस हो रहा होगा, है ना। प्रोडक्शन यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में गुड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल लाया, प्रोसेस लगाया एंड फिनिश गुड्स बना दिया, यानी कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है। बट अगर हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में आएगा ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड, ये नीचे जैसे हमने लिखा हुआ है। कॉमर्स का मतलब क्या है, यानी कि कॉमर्स का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है, यानी एक्सचेंज को इजी बनाती है, वो सारा कॉमर्स में आएगा। यानी कॉमर्स में प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, कॉमर्स का दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया कि ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है, बाय करना एंड फिर आगे सेल कर देना, ये ट्रेड है। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, आप सामान लेके आए, आपने आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के कस्टमर्स को बेच दिया, दैट इज ट्रेड। एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, या एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमारे पैसा नहीं है गुड्स लाने के लिए, हमें बैंकिंग चाहिए, हमें सामान कस्टमर के पास है कहीं और भेजना तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें खुद भी लेके आए तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमें वेंडर से बात करने के लिए कम्युनिकेशन हमें चाहिए, सामान भेज रहे तो रिस्क भी है, बीच रास्ते में कुछ ना हो जाए यानी कि इंश्योरेंस भी चाहिए, है ना। पब्लिक को हमारा सामान कैसे पता लगेगा, यानी एडवर्टीजमेंट भी कराना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ट्रेड करने में क्या क्या सर्विसेज हमें हेल्प करती है वो सारा क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे यहाँ पे लिखा है
ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट। ओके, अब देखो ट्रेड की अगर बात करें, ट्रेड इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, विद इन आर कंट्री जो हो रहा है, ये होलसेल भी हो सकता है। होलसेल क्या होता है, जब बल्क में सामान उठाता है, दैट इज होलसेल। रिटेल क्या होता है, छोटे छोटे जो होते हैं, दैट इज रिटेल। एक्सटर्नल में देखो, ये इसी का पॉइंट है, इम्पोर्ट यानी बाहर से सामान आता है, एक्सपोर्ट यानी हम सामान बाहर आउट ऑफ इंडिया यानी किस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट का मतलब है हमने कहीं से इंपोर्ट किया, ठीक है, और हमने ये इसलिए नहीं इंपोर्ट किया कि हमें अपनी कंट्री में लेके आना, कंज्यूम करना है या अपनी कंट्री में बेचना है, नहीं, हमने एक जगह से इंपोर्ट किया, एक कंट्री से इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि हमारे देश में तो आया ही नहीं, बाहर की बाहर से चला गया, कहीं से मंगाया कहीं को भेज दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट। ओके, अगर मैं इधर इंडस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है, जो नेचर से रिलेटेड है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। अभी हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है, चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज may be classified into two broad categories, हमने पढ़ा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, यानी कि इंडस्ट्री में क्या होता है, मेनली प्रोडक्शन या प्रोसेस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। बट कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब वो सारी एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज चाहिए, है ना। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, इजी करना, हेल्प करना, यानी कि एक्सचेंज को हेल्प करने के लिए, इजी बनाने के लिए, जितने भी एक्टिविटीज को चाहिए एक्सचेंज को कंडक्ट करने के लिए, वो सारी क्या होंगी, कॉमर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम इंडस्ट्री पे जंप करते हैं। देखो, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ऑफ कोर्स वही प्रोडक्शन की बात की है, यानी दीज इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का पालन पोषण हो गया, या फिर ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है, 2 से 4, 4 से 6 उनको करना, दैट इज ब्रीडिंग, वो भी इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। एक तो ये मतलब हो गया। इसने जो हम जनरली बोलते हैं ना कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री है, मतलब यानी कि ग्रुप ऑफ फर्म्स जितनी भी, फॉर एग्जांपल इंडिया में बैंक्स है, उन सबको मिला के मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, दैट दिस इज बैंकिंग इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, यानी कि जितनी भी फर्म्स एक उस पर्टिकुलर चीज में काम कर रही है उसकी एक इंडस्ट्री बना देते हैं ना, तो वर्ड ऐसे यूज करते हैं। The term industry is also used to mean group of firms producing similar or related goods. Got my point? जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इसका मतलब वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो टेक्सटाइल गुड्स बना रही है फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन से कपड़ा बना रही है, वो सारे इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्ड यूज कर दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके ओके, अब हम जो इंडस्ट्रीज है उसको दो में क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज को, industries may be divided, sorry, तीन में divided into three broad categories, namely primary, secondary and tertiary. Okay, one by one चलते हैं। What is primary industry? This includes all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources and the production and development of living organism, plants. These are divided as follows. देखो, यानी कि प्राइमरी में ना स्पेशली हमारी बात होगी ना, हम लिमिटेड रहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी नेचर जो चीजें हमें देती है उससे रिलेटेड हम होंगे, यानी कि दिस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में क्या हो सकता है, आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, काफी सारी खदान होती है, आप वहां से मिनरल्स को निकालते हो, है ना, दैट इज एक्सट्रैक्शन, यानी आप विड्रॉ कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। या फिर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन क्या है, वही एनिमल्स ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था, 2 से 4, 4 से 6। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वही से है, प्लांट्स की किस्में भी होते हैं। तो देखो ये ओवरऑल क्या है, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इनका मेजर जो रिलेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज से है, उनका एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन। ओके, अब जो ये प्राइमरी इंडस्ट्री है ना, इसको दो में बांट सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें डेफिनेशन से समझ आ रहा है वो कौन सी दो होंगी,
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट हमने इसको डिवाइड किया एक्सट्रैक्टिव, यानी कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्ट्स निकालती है नेचुरल रिसोर्सेज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल क्या है, फार्मिंग। फार्मिंग में क्या करते हैं हम, सॉइल पे प्रोसेस लगा के, नेचुरल है ना, सॉइल इज व्हाट, नेचुरल रिसोर्स, जमीन नेचुरल रिसोर्स है, हम वहाँ पे बीज बीज वो करके हम क्या करते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि हम नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, और माइनिंग आपको मैंने अभी बताया था कि मिनरल्स वगैरह खदान से निकालते हैं। लंबरिंग इज व्हाट, पेड़ काटते हैं, पेड़ नेचर ने हमें दिए ना वो पेड़, उससे हम क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, दैट इज लंबरिंग। हंटिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें हमें फॉर एग्जाम्पल फर वगैरह यूज होते हैं, एनिमल्स की स्किन यूज होती है काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, या फिर कुछ लोग अपने खाने के लिए, सेवन के लिए भी हंट करते हैं। दैट इज व्हाट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसे फर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ निकाल रहे हैं इसमें। लंबरिंग में क्या निकाल रहे हैं, लंबरिंग में हम लकड़ी निकाल रहे हैं पेड़ों से। माइनिंग में हम क्या निकाल रहे हैं, मिनरल्स निकाल रहे हैं, जो मिनरल की वो होती है। एंड फार्मिंग में क्या, हम सॉइल से प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, है ना, फिशिंग ऑपरेशंस। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट जो है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक में एक्सट्रैक्टिव में सिर्फ आप वो पॉइंट्स याद रखना कि आप यहाँ से नेचुरल सोर्सेज को यूज करके कुछ एक्सट्रैक्ट या ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री का ये वाला जो मीनिंग देखा था, इसके अलावा एक्सट्रैक्टिंग के अलावा जो बच गया वो किसमें आ गया, जेनेटिक। जेनेटिक वर्ड ही समझ आ रहा है आपको, जीन्स, यानी कि यहाँ पे हम मेजरली प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स की ब्रीडिंग, ब्रीडिंग में जो इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री, वो कौन सी होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री। वो किस लिए ब्रीडिंग करती है, फर्दर रिप्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा 2 के 4, 4 के 6, आपने वो देखा होगा जैसे एनिमल हस्बेंड्री होता है या फिर पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, 2 मुर्गे लाए, 2 की 4, 4 की 6, ताकि वो उसको सेल कर सके, है ना। तो जेनेटिक इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करें तो नर्सरी कंपनीज होती है, आप देखते हो काफी सारे प्लांटेशन करके रखते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है। या फिर कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है, पोल्ट्री फार्म्स है, फिश हैचरी है, ये सारे किसमें आते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने देखो क्या सीखा अभी तक। जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो 2 में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब हमने सीखा जहाँ प्रोडक्शन और प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, उसको हमने 3 में कैटेगराइज किया। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सोर्स से हम कुछ निकाल रहे हैं ना, उसको फिर 2 में क्लासीफाई किया था, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में सिर्फ आपको याद रखना है कि कुछ एक्सट्रैक्ट, कोई प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट या ड्रॉ कर रहे हैं किसी नेचुरल सोर्स से, उसमें माइनिंग आप ले लो, लंबरिंग ले लो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एक्सट्रैक्टिव के। नेक्स्ट जो जेनेटिक, जेनेटिक में क्या होगा, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो रही है, उस वो क्या हो जाती है एक्स्ट्रा, जैसे पोल्ट्री फार्म्स है, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स है, फिश हैचरी है, और प्लांट्स की इसमें नर्सरी होती है, वो सारी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल के आए उनको यूज करके कोई फिनिश गुड्स बनाना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, यानी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट था, हमने फॉर एग्जाम्पल शुगर केन बनाया, है ना, अंडे वो फॉर एग्जाम्पल हमने गन्ने हमने क्या करे, उगाए, ठीक है। अब हमें गन्नों से शुगर बनाना है, चीनी बनानी है, वो जो प्रोसेस है, यानी हमने शुगर केन खरीदे, उसके ऊपर प्रोसेस लगाया, उसके बाद हमारे पास शुगर आई, है ना। ये जो है पूरा, ये किस में आएगा, इस टाइप की इंडस्ट्रीज किस में आएंगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। ओके, these are concerned with using materials which have already been extracted at the primary sector। यानी कि जो हमने पहले पॉइंट हमने जो पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्रीज, उससे जो मटेरियल बना, जो निकला, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को प्रोसेस करते हैं ताकि गुड्स, फिनिश गुड्स हम बना पाए फाइनल कंजम्पशन के लिए। या फिर फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर को भी कोई दूसरी इंडस्ट्री है, कोई केक मेकर है या फिर कोई बिस्किट्स बनाता है, तो वो क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं,
यानी शुगर उनके लिए भी यूज हो रही है, और शुगर हम डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, चीनी बना रही है, चीनी हो सकता है वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल करे, यानी फाइनल कंजप्शन नहीं, तो आगे इंडस्ट्रीज को सेल करती है, जो मान लो केक बनाते हैं या फिर जो बिस्किट्स बनाते हैं या फिर जिसमें भी चीनी का यूज होता है ना, तो उसको सेल करते हैं। यानी कि यहाँ पे फाइनल कंजप्शन नहीं हो रहा, फाइनली कंज्यूम नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्दर उसको प्रोसेस किया जा रहा है और उसका कुछ और बनाया जा रहा है। ओके, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है, माइनिंग ऑफ आयरन और इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। यस, हम मिनरल्स यानी आयरन और हमने या ना रो आयरन हमने निकाला, माइन किया, बट उससे हमने क्या किया, स्टील मैन्युफैक्चर किया, किसका यूज करके, उसी आयरन का जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया था, वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। पूरा प्रोसेस हमारा क्या किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो सेकेंडरी है इसको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन। ओके, और सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको पता है, प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे प्रोसेस करते हैं। These industries are engaged in producing goods through processing of raw material and thus creating firm utilities। अब आप सोचोगे ये कैसा वर्ड है, what is firm utility? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है, कोई एक फॉर्म थी, आपने उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्म फॉर एग्जांपल शुगर केन, कुछ और फॉर्म थी, आपने उसका क्या बना दिया, शुगर, है ना। यानी आपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज फॉर्म यूटिलिटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड आपको पता, मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, कैसे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, है ना, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो वो जो काम करती है उन्हें क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इसको हम चार में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे चार क्या है, फर्स्ट है एनालिटिकल, सेकंड सिंथेटिकल, थर्ड इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड फोर्थ इज असेंबलिंग। वन बाय वन हम सीखते हैं क्या होता है। ओके, अब आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, जो सेपरेट करे डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल। यानी कि यहाँ पे कोई एक मटेरियल है एंड उससे हम तीन चार अलग प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं ना। प्रोडक्ट एट है, एक ही है, बट उससे हमने चार प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर दिया। यानी यहाँ पे एग्जांपल ले लो ऑयल रिफाइनरी का, है ना, वो जो भी यूज करते हैं क्रूड ऑयल, उससे वो क्या बना देते हैं, पेट्रोल बना देते हैं, डीजल, गैसोलीन, और पता नहीं क्या क्या होता है, वो आप नेट पे सर्च कर लेना, ऑयल रिफाइनरी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, सो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या है, एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। यानी मटेरियल तो एक ही है क्रूड ऑयल, बट उससे हमने क्या कर दिए, सेपरेट कर दिया उसको, और उसके चार प्रोडक्ट्स अलग अलग बना दिए, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, गैसोलीन अलग, है ना। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकेंड क्या है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सेम इसका उल्टा, यहाँ पे क्या है, चार पांच जितनी भी चीजें है उसको यूज करेंगे और तब यूज करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल दिया हुआ है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में सॉइल मिक्स होती है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पता नहीं क्या क्या होता है, आप वो नेट पे सर्च कर सकते हो कि सीमेंट किन किन चीजों का बना होता है। यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट्स को, वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया जाता है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। सीमेंट नेचुरली नहीं मिलता, हमें सीमेंट को बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम चार पांच 10 प्रोडक्ट जो भी है उसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, सीमेंट या पर्टिकुलर वो न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग, वही हमें शुगर का एग्जांपल लिया था, पेपर बनाते हैं पेट से, ये क्या है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व है ना। नेक्स्ट असेंबलिंग। असेंबलिंग का वर्ड से आप समझते हैं असेंबल, आप खुद भी जब जाते होगे, आपने कभी पीसी असेंबल कराया होगा, आपको एक पॉइंट समझ आएगा। टीवी क्या होता है, टीवी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है ना, सारे पार्ट्स को जोड़ के। कार क्या है, असेंबल करके कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है। आपका लैपटॉप असेंबल करके बनाया है ना। आपका पीसी असेंबल किया है, पीसी में क्या, आप स्क्रीन अलग, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, स्पीकर्स अलग है, मदरबोर्ड अलग है, प्रोसेसर अलग है, फैन अलग है, कैबिनेट अलग, पता नहीं क्या क्या,
सबको मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट आपका पीसी बन गया ना। तो दिस इज कॉल्ड असेंबलिंग, जहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे assembling industry which assembles different components parts to make a new product as in the case of television, car, computer etc. आई होप ये सब आपको समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था इंडस्ट्री को तीन में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी में दो पार्ट, अभी से क्या है, फर्स्ट वन कौन सा पार्ट था, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पॉइंट्स अभी हम पढ़ के आए हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है, जो कंस्ट्रक्शन किसका, जैसे बिल्डिंग्स है, डैम है, ब्रिजेस है, रोड्स है, टनल्स, कैनल्स, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पे मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मेजर क्या चाहिए होते हैं, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि जो ऊपर दो पॉइंट्स मैंने दिए, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको हेल्प करने के लिए कुछ सर्विसेज हमें चाहिए। क्या क्या सर्विसेज हो सकती है, इन इंडस्ट्रीज को पैसे चाहिए, ऑफ कोर्स बैंक्स आएंगे, है ना, इनको रॉ मटेरियल मंगाना है, इनको सामान मंगाना है, आगे किसी और को भेजना है, यानी फिर ट्रांसपोर्टेशन भी इनको चाहिए, है ना। कहीं इनका सामान खराब ना हो जाए, या फिर आग ना लग जाए, या फिर चोरी ना हो जाए, इन सब खतरों से बचाने के लिए हम क्या कराते हैं, इंश्योरेंस, है ना। जब प्रोडक्ट बनता है तो तुरंत सेल नहीं हो जाता है ना, कुछ टाइम से रखना भी पड़ता है अपने पास, यानी कि स्टोरेज, वेयर हाउसिंग मुझे चाहिए, है ना। ये सब इंडस्ट्रीज में हमें कभी इस वेंडर से बात करना है, इस कस्टमर से बात करना है, यानी कि कम्युनिकेशन भी चाहिए, है ना। हम जब आगे गुड्स को बेचते हैं तो हमें पैकेजिंग भी चाहिए, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर को बताएंगे, यानी एडवर्टाइजिंग भी चाहिए। यानी कि ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री है, ये काइंड ऑफ अ सपोर्ट सेक्टर है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। देखो, these are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. ना, these industries provide several facilities में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। गॉट माई पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉमर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसको हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स, ठीक है। फिर इंडस्ट्री को हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर प्राइमरी को भी हम दो में कर सकते हैं, वो भी हमने पढ़ा, एक्सट्रैक्टिव हो गया, जेनेटिक हो गया। फिर सेकेंडरी को हमने पढ़ा, फिर उसका भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। तो काफी सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, है ना। अब हम चलते हैं, अभी जैसे इंडस्ट्री, अब नेक्स्ट क्या था, कॉमर्स। अब कॉमर्स पे चलते हैं। अभी हम जैसे पढ़ के आए थे, कॉमर्स में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या, ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दो चीजें, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है, वही सपोर्ट सर्विसेज। एक मिनट, राइटिंग बड़ी खराब आती है, सपोर्ट सर्विसेज, है ना, यानी ट्रेड करने के लिए। ट्रेड का मतलब अभी हमने बात की थी, ट्रेड का मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब बाय एंड सेल, है ना। इसको प्रमोट करने के लिए, इसको हेल्प करने के, इसको इजी करने के लिए हमें को सपोर्ट सर्विसेज भी चाहिए। वही जब पढ़ के आए थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, सपोर्ट सर्विसेज है, ठीक है। अब कॉमर्स में चलते हैं। देखो, बाइंग एंड सेलिंग of goods is termed as trade, अभी हमने पढ़ा, but there are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods, यानी कि परचेज एंड सेल करने के लिए हमें काफी सारी एक्टिविटीज और करनी पड़ती है, जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, वो क्या कहती है, these are called services or auxiliaries to trade, इसमें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयरहाउस, ये सब किसमें कवर्ड है, auxiliaries to trade. Okay, next, commerce provide the necessary link between producers and consumers. देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि प्रोड्यूसर ने जो बनाया सारा कस्टमर के पास पहुंच गया, है ना। इसके बीच में क्या आता है, ट्रेडर्स का काम आता है,
ट्रेडर्स क्या करते हैं, काइंड ऑफ लिंक का काम करते हैं, यहाँ से सामान उठाएंगे यहाँ बेच देंगे, यानी वो बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। ये जरूरी है ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता रहे। ओके, अब नेक्स्ट हम ट्रेड पे चलते हैं। देखो, ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, पढ़ के आए, एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज, है ना। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इधर फिजिकल और वर्चुअल। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो गुड्स प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए हैं भैया वो कस्टमर तक पहुंच जाए, वो कौन पहुंचाता है, ट्रेडर। ओके, दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल, है ना, कोई बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती है, आपको खुद पता है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर टू देमसेल्फ रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, है ना। यहाँ पे काम आता है मीडिएटर का, ट्रेडर का। बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारा सामान जो लार्ज स्केल में बना है उनको वो इंडिविजुअल बायर्स एक एक बंदे को बेच पाए, उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, प्रोडक्शन भी करे फिर आगे एक बंदे से डील भी करे, है ना। बीच में जो रोल आता है वो ट्रेडर का आता है, वो क्या करता है, भैया सामान मुझे दो मैं बेच के आता हूँ, क्या करता है, इस काम का अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में ऐड कर लेता है, ठीक है। बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट, ठीक है। अगर ट्रेड ना हो तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन अ लार्ज स्केल, फिर कर ही नहीं पाएंगे, किस किस पे ध्यान दे। लार्ज स्केल पे करना है तो उसके लिए एक अलग लोकेशन होती है, जैसे आपने सुना होगा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे सिर्फ फैक्ट्रीज ही है, अब वहां से सामान निकाल के आप इंडिविजुअल बायर तक पहुंचाओ तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रेड ना हो तो फिर वो लार्ज स्केल पे तो कर ही नहीं पाएगा, वो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करेगा और फिर उसको सेल करेगा। एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरी ट्रेड, हम पढ़ चुके हैं कि ट्रेड को हेल्प करने के लिए जितनी भी सर्विसेज एक्टिविटीज हमें चाहिए दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, अब हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, के सारे क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं एंड देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक मिनट ये तो कट गया। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से गुड्स को लेके जाके दूसरी जगह ट्रांसफर करना ना, ट्रांसपोर्ट बाय रोड्स और जैसे भी होता है। अब ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, आपको कहीं से रॉ मटेरियल लाना है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बैठे हैं एंड आपको गाजियाबाद से सामान लेके आना, आपको रॉ मटेरियल वहीं से मिलता है सस्ता, आपको वहां से लेके आना, तो वहां कौन हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब आपको गुड्स आगे सेल करना है और वो बायर आपका नोएडा बैठा है, अब आपको दिल्ली से नोएडा जाना है तो दैट इज कॉल्ड, वहां पे कौन आएगा, ट्रांसपोर्टर, जो मेरे सामान को उठा के उस कस्टमर को पहुंचाएगा, है ना। कम्युनिकेशन की जरूरी है भैया, बात भी तो करनी पड़ेगी, कैसे बात कर, मतलब बिना बात के कैसी चीजें पॉसिबल है मेरे लिए, यानी कि कम्युनिकेशन और टेलीफोन फैसिलिटीज, वो पोस्टल स्पीड पोस्ट, वो मेल वगैरह सब क्या है, कम्युनिकेशन, वही सब इसके बीच में लिखा है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, कोस्टल शिपिंग। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ क्या करती है, क्या करती है, रॉ मटेरियल का मूवमेंट करती है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक लेके आती है रॉ मटेरियल को, और क्या करती है, जो फिनिश प्रोडक्ट है यानी जो फैक्ट्री से बन चुका है उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट वाला, है ना। और देखो ट्रांसपोर्ट के साथ हमें कम्युनिकेशन की भी जरूरत है ताकि प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, ये कैसे हो पाएगा, पोस्ट के थ्रू, टेलीफोन फैसिलिटीज एटसेट्रा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आपको खुद पता है कि भैया पैसे के बिना तो क्या है, और आज के टाइम पैसा कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स, है ना। सो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स। बिजनेस शुरू करना है तो भैया पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीन्स खरीदना है, बाकी डे टू डे एक्सपेंस होगा, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, यानी कि बहुत खर्चे होते हैं भैया, वो सारे कहाँ से आएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बच्चा, पैसा चाहिए हमें। Necessary funds can be obtained by businessman from a bank. Thus banking helps business activities to overcome the problem of finance. यानी बैंक हेल्प करते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, है ना। कैसे दूर करते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट दे देते हैं, लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं,
फॉरेन ट्रेड के केस में क्या होता है, कमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स। देखो, अब ये तो नॉर्मली अगर मैं विद इन इंडिया जो ट्रेड चल रहा है उसकी बात करूँ तो क्या हेल्प कर देती है, हमें लोन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, लोन एडवांस हमें दे देती है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट्स के दे देती है। ये क्या होता है, हम अकाउंट से पढ़ेंगे, आप वहाँ पे ट्यून रहना, ठीक है। नॉर्मल आपको मैं बेसिकली एक बता देती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में 40,000 रुपये पड़े हैं, आपके बिजनेस अकाउंट में 40,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। अब आपको तो पेमेंट करनी है 50,000 की, आज ही पेमेंट करनी है, और आपको ये भी पता है कल 50,000 रुपये मेरे एक बार से आ जाएंगे, है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा से शुरू करते हैं, 40,000 आपके बैंक में अभी रखिए, ठीक है। आपको इमिडिएटली 50,000 की पेमेंट करनी है, और आपको ये भी पता है कल एक बंदे से पैसे लेने हैं, वो कल मेरे को 50,000 भेजेगा। अब देखो टाइम गैप हो रहा है, और टाइम गैप हो रहा है बट बीच में रिलेशन खराब हो जाएंगे, आपको इमीडिएट पेमेंट करनी है, और बिजनेस में ऐसा होता है भैया जो डेट बोली है वो करनी पड़ती है ना। यहाँ पे हमें बैंक हेल्प करता है, बैंक कहता है अच्छा कल आने वाले, कोई बात नहीं, आप एक काम करो हमसे लिमिट ले लो, हम आपको एक्स्ट्रा विड्रॉ करने के लिमिट देते हैं, जैसे आपके पैसे आए आप उस लिमिट को फुलफिल कर देना। उसके लिए हम जो आपको जो ये बेनिफिट हम दे रहे हैं, जो लिमिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा भी विड्रॉ कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्या है, मतलब जितना आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए हम भैया आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैश क्रेडिट लिमिट, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज ओवरड्राफ्ट, है ना। तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, बैंक्स, ठीक है। ये तो बात होगी इंटरनल ट्रेड यानी विद इन द इंडिया। अगर फॉरेन ट्रेड की मैं बात करूँ, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर, इंपोर्ट किया बाहर से सामान मंगाना इज इंपोर्ट, बाहर सामान बेचना इज एक्सपोर्ट, ठीक है। आपने कहीं पे फॉर एग्जांपल रशिया में या फिर यूके में कोई सामान बेचा, दैट इज आपने एक्सपोर्ट किया, नाउ यू आर एन एक्सपोर्टर, एंड यूके का जो वो वेंडर है दैट इज कॉल्ड इंपोर्टर। तो उससे पैसा कलेक्ट करने के लिए भी बैंक्स हमें बीच में हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है भैया, देखो भैया बहुत सारे खतरे होते हैं बिजनेस में, सामान रखा है कहीं आग ना लग जाए, हमारे बिजनेस पे आग ना लग जाए, कोई चोरी ना हो जाए, है ना। मैंने सामान कस्टमर को पानी के थ्रू भेजा, भैया डूब ना जाए शिप, ये भी एक रिस्क है ना। हवाई जहाज से सामान भेजा, भैया कहीं वो क्रैश ना हो जाए, ये भी रिस्क है ना। मेरे वर्कर्स जो इतना काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में मशीनों के साथ, कहीं उनका हाथ पैर ना आ जाए, है ना। यानी कितने सारे रिस्क आपके बिजनेस में होते हैं। जो भी रिस्क है ना, वो रिस्क हम किसी और पे डाल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं कोई बात नहीं, हम आपका रिस्क लेते हैं, ठीक है। रिस्क हमारा हुआ, उसके जगह आप हमें प्रीमियम कुछ पैसा देते रहना। हम वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको खतरा है कि आपके स्टॉक में आग न लग जाए, तो आपने इंश्योरेंस करा लिया अपने स्टॉक का, कल को अगर आग लग गई तो जितना भी लॉस हुआ है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 40,000 का गुड्स, मेरा 40,000 के गुड्स में आग लग गई और मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो ये मेरे को वो 40,000 कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। और इस चीज की अश्योरेंस देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बोलता है भाई हमें भी तो कुछ दो, तो हम साल में 2,000 2,000 जो भी होता है उनका फिक्स होता है, और हमें पेमेंट उन्हें करना पड़ता है, और उस चीज के लिए वो क्या करते हैं, हमारा रिस्क खुद ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। यानी देखो, ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम, यानी हमें कुछ जो पे करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। यानी उसके बाद अगर आप कोई लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, कंपनसेशन आपको देना पड़ा, तो वो सब आप किससे रिकवर कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी, ओके। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग, आपको खुद पता है भैया प्रोडक्शन होने के बाद तुरंत सब कुछ कंज्यूम सेल नहीं होता, आपको अपने पास स्टोर करके भी रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टोरेज के लिए आपको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, है ना। कई सारी कंपनीज वेयर हाउसिंग का काम करती है, अपने पैसे दो आपके गुड्स को वेयर हाउस करेंगे, स्टोर करेंगे अपने पास, जब जब आपको निकालना हो आप निकालते रहना। नेक्स्ट इज व्हाट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग, आपको आपको ये पता है कि भैया प्रोडक्ट तो बना ले, पर प्रोडक्ट को कस्टमर को बताना भी तो जरूरी है। अल्टीमेटली तो हम बना किसके लिए रहे, कस्टमर्स को। कस्टमर्स को प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे होगी, हमें जगह जगह ऐड देनी पड़ेगी, प्रिंट मीडिया में, टेलीविजन पे आप दे रहे हो, होर्डिंग्स आप बड़े बड़े लगा रहे हो, फ्लेक्स लगा रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइज कर रहे हो।
यानी कि आपको अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना है, उनको पहचान करानी है, तो एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प करेगी। एडवर्टाइजिंग क्या होती है? काइंड ऑफ अ पेड होती है, आप उसके लिए पेमेंट करते हो ना एडवर्टाइजिंग कंपनीज को। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन का मतलब आपका बिजनेस और पब्लिक, उसके बीच में जो रिलेशनशिप। आप कभी सर्वे वगैरह करते हो, आप कोई मीटिंग्स में जहाँ पे पब्लिक गैदर होती है, आप वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हो, बता रहे हो, तो वहाँ से भी तो क्या है, कस्टमर्स को, पब्लिक को आपकी नॉलेज हो रही है ना। आपको प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, जो भी फैसिलिटीज सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी नॉलेज पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। वो मीटिंग्स वगैरह हो गया या फिर कोई भी एक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है आपको और पब्लिक के बीच में, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग इज जनरली पेड वन और पब्लिक रिलेशंस इज जनरली अनपेड। देखो, advertisements are always a paid activity where business occupies space, print or non-print media made to promote its product or service. On the other hand, अगर हम पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज की बात करें तो ये जनरली अनपेड होती है, वेयर बिजनेस एंटर्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन टू बिल्ड अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। आई होप ये पूरा चैप्टर सॉरी, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको समझ आता है, ऑफ कोर्स आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही है। और इन केस आपको समझ नहीं आ रही है, ऑफ कोर्स तभी आप कमेंट करके मुझसे अपनी क्वेरीज पूछना, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। जितना पॉसिबल होगा कमेंट में करूँगी। अगर बहुत लंबा डिस्कशन होगा तो ऑफ कोर्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो में देखना, वो सब चीज़ें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी आपसे फिर से, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका 11th 12th ये ना बेस है कॉमर्स का। इससे पहले आपने कॉमर्स का कुछ नहीं पढ़ा। इसके बाद आप जो भी कोर्स लोगे, जैसे सीए है, सीएस है, बीकॉम, वट एवर यू, मतलब जो भी आपको बनना है, लॉयर बनना है, तो उस सब के लिए ये बेस आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, चीजें समझ पाओगे, क्योंकि जब आप आगे एडवांस लेवल पे जाओगे ना, कोई ये बेसिकली आपको ये बेसिक चीजें नहीं बताएगा दोबारा। 11th 12th में आपके पास मौका है चीजों को डीपली समझने का, अपने टीचर से डिस्कस करने का। जब आप हायर लेवल पे जाओगे, कोई डिस्कस करना भी पसंद नहीं करेगा और आपको भी खुद अच्छा नहीं लगेगा और कोई बताएगा भी नहीं। नॉर्मल सी बात है ना। ये सब चीजें तो बेस है। अभी आप समझ लोगे तो इंटरलिंकिंग सब कुछ करने में आपको बड़ी बड़ी हेल्प होने वाली है। ओके, सो अभी हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।